नाज़रीन आदाब, आप देख रहे हैं आलमी सहारा। वक्त हो गया खबरनामे का। खबरनामा शुरू करने से पहले देखते हैं हेडलाइंस। दिल्ली में 1 जनवरी तक पटाखों पर लगी मुकम्मल पाबंदी। दिल्ली सरकार आलूदगी के खिलाफ सख्त। उत्तर प्रदेश के बहराइच में मूर्ति विसर्जन के दौरान तशद्दुद, 30 से ज्यादा लोग हिरासत में। बहराइच के मामले पर एसपी सदर अखिलेश यादव का बयान, यूपी सरकार को करार दिया नाकाम। बाबा सिद्दीकी मर्डर केस का तीसरा मुलजिम परवीन सोनकर भी गिरफ्त में, 21 अक्टूबर तक भेजा रिमांड पर। वक्त तरमीमी बिल की जेपीसी मीटिंग का अपोजिशन के अरकान ने किया बायकाट, कहा लोकसभा के स्पीकर से करें बीजेपी के रुकने की शिकायत। और हिजबुल्लाह ने किया इजरायली आर्मी चीफ को मारने का दावा। गजा के अस्पताल से बाहर इजरायली हमले में 3 फिलिस्तीनी शहीद, 50 जख्मी। दिल्ली में आलूदगी पर काबू पाने के लिए 1 जनवरी तक के लिए पटाखे बनाने, रखने, जलाने और सप्लाई करने पर मुकम्मल पाबंदी लगा दी गई है। दिल्ली के वजीर गोपाल राय ने कहा है कि हमारा काम आलूदगी के जराये को कम करना है। हम मौसम को नहीं बदल सकते, लेकिन असबाब को महदूद कर सकते हैं। देखिए, जैसा कि अभी आज का ही जो मौसम विभाग का अनुमान है कि अब तेजी से टेम्परेचर डाउन होने वाला है, तो ज्यों-ज्यों ठंड बढ़ेगी तो जो पोल्यूशन के कण जो हवा में, वायुमंडल में फैलते हैं, वो नीचे आएंगे। और इसीलिए उस समय जब मौसम प्रतिकूल होता है तो हमारे पास एक ही हथियार है कि जो जो सोर्स हैं, चाहे डस्ट पोल्यूशन के लिए हो, चाहे व्हीकल पोल्यूशन हो, चाहे बायोमास बर्निंग हो, इसको कैसे कम किया जाए। उसी अभियान को सरकार लेकर के आगे बढ़ रही है कि जैसे अभी तक जो सख्ती थी कंस्ट्रक्शन पे इतनी ज्यादा नहीं थी, लेकिन अब हमें जरूरत है सख्ती करने की। जो गाड़ियां पोल्यूशन फैलाने वाली घूम रही हैं, उन पे अब सख्ती की जरूरत है। सरकार अब उन पे सख्ती करेगी। जो जगह जगह बायोमास बर्निंग होती है, उस पर सरकार सख्ती करेगी। क्योंकि अगर हम सोर्स को, मौसम को तो नहीं हम बदल सकते, लेकिन सोर्स को लिमिट करना, ये हमारी रणनीति है, जिसके तहत सरकार 21 सूत्रीय अपने विंटर एक्शन प्लान के तहत काम कर रही है। और अगर सब कुछ जैसे पहले हो रहा था वैसे होगा तो फिर पोल्यूशन का स्तर बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। तो इसलिए जो इंसान के हाथ में है वो है कि जो हम पोल्यूशन पैदा कर रहे हैं उसको नियंत्रित करें। इसके लिए एक एक कदम आगे सरकार बढ़ रही है और जैसे जैसे जरूरत पड़ेगी इमरजेंसी सिचुएशन में सरकार इमरजेंसी मेजर की तरफ भी बढ़ेगी। तो सरकार हर तरफ से कोशिश हमारी यही है कि हम इसको कैसे रिड्यूस करें। आज से निर्देश जारी हो गया है। अब आज से 1 जनवरी तक दिल्ली के अंदर पटाखों के उत्पादन, भंडारण और जो वितरण है, उसका उपयोग है, उस पर प्रतिबंध लगाया गया है। हमारे सभी लोगों से अपील है कि हम सब लोगों को, जो जो पोल्यूशन के सोर्स हैं, बूंद बूंद से सागर बढ़ता है, तो जो जो पोल्यूशन के सोर्स हैं हम सब मिलकर के उसको नियंत्रित करेंगे, उतना ही दिल्ली के लोगों की जिंदगी बेहतर होगी। वक्त तरमीमी बिल पर गौर फिक्र के लिए बनाई गई ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की मीटिंग का अपोजिशन के सभी अरकान ने बायकाट कर दिया है। इन लोगों का कहना है कि बीजेपी के अनवर मन्यापादी इस बिल से ध्यान भटका रहे थे और प्रेजेंटेशन के दौरान बीजेपी का एजेंडा चला रहे थे, और इस मामले की शिकायत करने के लिए अपोजिशन पार्टियों के अरकान ने लोकसभा के स्पीकर से मिलने का ऐलान किया है। दिल्ली के वजीर आला आतिशी ने पीर को वजीर आजम नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। दिल्ली के वजीर आला का ओहदा संभालने के बाद वजीर आजम के साथ उनकी ये पहली मुलाकात है। ये मुलाकात ऐसे वक्त में हुई है जब दिल्ली सरकार और एलजी के बीच वजीर आला की रिहाइशगाह के अलॉटमेंट पर टकराव चल रहा है। पीएमओ ने ट्विटर पर इस मुलाकात की तस्वीर पोस्ट की है। उत्तर प्रदेश के बहराइच में दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के दौरान महसी के महाराजगंज इलाके में गोली लगने से एक शख्स की मौत हो गई, जिसके खिलाफ पुरतशद्दुद एहतजाज हुआ। तशद्दुद पर आमादा मुजाहिरीन पर पुलिस को आंसू गैस और लाठीचार्ज का सहारा लेना पड़ा। बहराइच की डीएम मोनिका रानी ने कहा है कि हालात पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है। अभी कंट्रोल हो रही है, कर रहे हैं, कंट्रोल हो रही है। जी सर। बहराइच के फसाद में जिस गोपाल मिश्र नाम के नौजवान को गोली लगने से मौत हुई है, उसके मारे जाने से कुछ देर पहले के वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो गई है। इस वीडियो में गोपाल मिश्र किसी इमारत पर चढ़कर वहां लगा हरा झंडा उखाड़ता और फिर वहां भगवा झंडा लगाता नजर आ रहा है।
समाजवादी पार्टी के सदर अखिलेश यादव ने बहराइच में पेश आए वाकयात को अफसोसनाक बताया है और सरकार से सफाई का मुतालबा किया है। उन्होंने कहा कि ये सरकार की चूक है और जिस वक्त ये जुलूस निकल रहा था, पुलिस को रूट पर सिक्योरिटी बंदोबस्त को देखना चाहिए था। सबसे पहले तो मेरी अपील होगी कि जो पक्ष उसमें हैं, सभी लोग कानून व्यवस्था बनी रहे उसी दिशा में काम करें। जो घटना हुई है वो दुखद है और किस कारण हुई है, प्रशासन, शासन और हमारे प्रेस के साथी आप सब जानते हैं। सरकार को न्याय करना चाहिए। एक चौकी इंचार्ज या वहाँ पर मौके पे कोई और छोटा अधिकारी हट जाए, उससे कानून व्यवस्था नहीं संभलेगी। जिस समय ये प्रोसेशन निकलने का काम शुरू हुआ, कम से कम प्रशासन को इस बात का ध्यान रखना चाहिए था कि जो प्रोसेशन निकल रहा है उसका रूट क्या है, रूट पे पूरी सुरक्षा है कि नहीं है, पर्याप्त पुलिस है कि नहीं है, और उसके साथ साथ उन लाउड स्पीकर्स पे क्या बजाया जा रहा है। अगर ये बात मैं कहूँ तो हो सकता है सरकार कुछ और बात कहे, लेकिन कम से कम प्रशासन को ये ध्यान रखना चाहिए था कि आखिरकार क्या बजा रहे हैं, क्या किसी को अपमानित कर रहे हैं। तो ये पूरी जिम्मेदारी शासन की थी, सरकार की थी। शासन की चूक की वजह से इतनी बड़ी घटना हुई। केवल बहराइच में नहीं, इसी तरह सदियों पुराना, कई सौ वर्ष पुराना मेला लगता है बनारस रामनगर में। पर्याप्त पुलिस न होने की वजह से, पर्याप्त बैरिकेडिंग न होने की वजह से, पर्याप्त सुरक्षा के इंतजाम न करने की वजह से बहुत से लोगों को अपमानित होना पड़ा और लाठी चली, बहुत से लोगों को चोट आई है। इधर आप उत्तर प्रदेश में देख रहे होंगे कि भारतीय जनता पार्टी के लोग मनमानी कर रहे हैं। लखीमपुर में किसने नहीं देखा कि विधायक के झापड़ मारा गया और फिर क्या कार्रवाई हुई? सतीश महाना से मिलने आए थे सब। क्या कार्रवाई हुई सोचिए आप। अगर वो एफआईआर लिखाना चाहते हैं तो एफआईआर नहीं दर्ज होगी क्या? एडमिनिस्ट्रेशन को सो मोटो लेकर के नई एफआईआर दर्ज करनी चाहिए थी। प्रशासन को खुद लॉ एंड ऑर्डर को बेहतर बनाने के लिए लोगों की नज़र में ये जायज संदेश कि हाँ प्रशासन काम करता है, एक्ट करता है। और वहाँ के जिलाधिकारी कोई पहली बार थोड़ी ये देख रहे हैं तमाशा। इससे पहले भी उन्होंने तमाशा देखा जब पर्चे छीने गए। उससे पहले भी समाजवादियों पे इन्होंने लाठी चलाई, समाजवादियों को अपमानित किया। समाजवादी पार्टी को अलग तरीके से नज़र से देखते हैं। तो क्या वहाँ के जिलाधिकारी तमाशा नहीं देख रहे थे? अब तो उन्हीं के विधायक को तमाशा पड़ गया, अब तो और देखें तमाशा। और बहराइच या और जगह जो घटनाएं हो रही हैं उसकी जिम्मेदार अगर कोई है तो शासन है, प्रशासन है और इनकी वोट की राजनीति है, जिसकी वजह से ये जानबूझ करके करा रहे हैं। कभी किसी के खिलाफ स्टेटमेंट दिलवा देना, कभी टीवी चैनलों पे झगड़ा करा देना, ये इनकी सोची समझी चाल है। मैं जनता से अपील करूंगा कि भारतीय जनता पार्टी की चाल समझिए। ये नफरत या झगड़ा करा के ही समाज को बांट करके अपने राजनीतिक लाभ लेना चाहते हैं। बहराइच की वारदात को समाजवादी पार्टी के एमपी अवधेश प्रसाद ने अफसोसनाक करार दिया है। उन्होंने कहा कि ये बहुत ही दुख की बात है। इस पर उन्होंने सभी से भाईचारा कायम रखने की अपील की है। ये बहुत ही दुखद है और दर्दनाक है और बहुत ही संवेदनशील है। इस मौके पर समाज से, वहाँ के सभी समाज नागरिकों से, वहाँ के निवासियों से मेरा विनम्रतापूर्वक निवेदन है कि सौहार्द कायम करने में और आगे कोई घटना न हो, शांति कायम करने में अपना हर तरह से योगदान दें। और ये दर्दनाक भी बहुत दर्दनाक है और बहुत ही हृदय विदारक घटना है। और जहाँ तक ये कि पुलिस का अगर पहले से ठीक से इंतजाम किया होता या उस पर ध्यान दिया होता तो घटना न घटती। ये सारे विषय तो बात के हैं, जांच के विषय हैं। कौन दोषी है, कितना दोषी है, जिम्मेदारी किसकी है, ये बात की बात है। लेकिन आज मौजूदा स्थिति में इस
इस घड़ी में केवल समाज के सभी वर्गों से, राजनीति से ऊपर उठ करके मेरा विनम्र निवेदन है कि शांति और सद्भाव कायम करने में हर तरह का सहयोग दें। उधर हैदराबाद के कर्मागुड़ा में मुथैयलम्मा मंदिर की मूर्ति को मुबैना तौर पर तोड़े जाने के खिलाफ लोगों ने मुजाहरा किया। खबर है कि हैदराबाद के कुर्मागुड्डा में मुथैयलम्मा मंदिर की मूर्ति को मुबैना तौर पर नुकसान पहुंचाया गया है, जिसके बाद यहां हिंदू फिरके के लोगों ने हंगामा किया। बाबा सिद्दीकी के कत्ल के तीसरे मुलजिम परवीन लोनकर को मेडिकल चेकअप के बाद एस्प्लेंडेड कोर्ट में पेश किया गया था। कोर्ट ने उसे 21 अक्टूबर तक के लिए पुलिस की रिमांड में भेज दिया है। एनसीपी लीडर बाबा सिद्दीकी की मौत ने मुंबई की सियासत को हिला कर रख दिया है। बाबा सिद्दीकी के कत्ल के पीछे किसका हाथ है, ये अभी तक साफ नहीं हो पाया है, लेकिन कुछ लोग इसे मुबैना तौर पर लॉरेंस बिश्नोई गैंग का हाथ बता रहे हैं। बाबा सिद्दीकी के कत्ल पर बिहार में भी सियासी उबाल आ गया है। पूर्णिया के पार्लिमानी रुकन पप्पू यादव ने सख्त अल्फाज में अपने रद्द-ए-अमल का इजहार किया है। ट्विटर पर पप्पू यादव ने लिखा है, अगर कानून इजाजत दे तो वो 24 घंटे में लॉरेंस बिश्नोई के मुजरिमाना नेटवर्क को खत्म कर सकते हैं। महाराष्ट्र के वजीर आला एकनाथ शिंदे ने कहा है कि बाबा सिद्दीकी के कातिलों को बख्शा नहीं जाएगा। बाबा सिद्दीकी के कत्ल के मुलजिमों को हम नहीं छोड़ेंगे। उन्होंने कहा कि कानून और बंदोबस्त बनाए रखने की जिम्मेदारी हमारी है। हमारी सरकार में जब आरोपी पुलिस पर गोली चलाता है तो बोलते पुलिस ने क्यों गोली चलाई, क्या पुलिस ने गोली खानी है? पुलिस सामने वाला आरोपी अगर पुलिस पर फायरिंग करता है, ये बदलापुर में है, तो ये दोगली डबल ढोलकी वाले लोग हैं, दोनों बाजू से बजाते हैं, उनको कोई नैतिकता नहीं है। बदलापुर वाले केस में एक छोटी बच्ची पे अत्याचार हुआ, उस आरोपी की बाजू लेने वाले ये लोग, ये क्या कानून की भाषा करते हैं? ये कानून व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी हमारी है। और बाबा सिद्दीकी जिसके ऊपर जिन्होंने हमला किया, हत्या हुई है, एक को भी हम नहीं छोड़ेंगे, सभी को फांसी लगाएंगे। बाबा सिद्दीकी के कत्ल की मजम्मत का सिलसिला जारी है। आरजेडी के राज्यसभा के रुकन मनोज झा ने भी बाबा सिद्दीकी के कत्ल को महाराष्ट्र सरकार की नाकामी करार दिया है। शिवसेना यूबीटी की पार्लिमानी रुकन प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा है कि महाराष्ट्र में नज्म नस्क पूरी तरह से चरमरा चुका है। शिवसेना यूबीटी के लीडर संजय राउत और कांग्रेस लीडर उदित राज ने भी रद्द-ए-अमल का इजहार किया है। ये बड़ा शख्स, छोटा शख्स, ऑर्डिनरी शख्स, एक्स्ट्राऑर्डिनरी शख्स की बात नहीं है। मैं कह रहा हूं कि जिस तरह से यह हत्या हुई और जिस इलाके में हुई, वो अपने आप में इस बात को इंगित करता है कि वहां की सरकार किसी और के हाथ की कठपुतली है। दे कांट टेक डिसीजंस। और आप अभी आरोपी गिरफ्तार हो गए, अब हेडलाइन मैनेज कर रहे हो आप। यू फेल्ड इन योर ड्यूटी, एक्नॉलेज इट। सबसे पहले तो ये बहुत स्पष्ट हो गया है कि महाराष्ट्र में जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है वो पूरी तरीके से चरमरा चुकी है। हम बार बार इस मुद्दे को उठा रहे हैं और मैंने तो ये कहा भी है, फरवरी 2024 से अगर हम देखेंगे, जहां एक पुलिस स्टेशन के अंदर फायरिंग हुई बीजेपी एमएलए और मिंडे सेना के लोगों में, फिर अभिषेक घुसालकर जी की डेथ हुई, जो मुंबई हाईकोर्ट ने निर्देश दिया मुंबई पुलिस को कि आप ये जांच नहीं करेंगे, हैंड इट ओवर टू द सीबीआई। कि आज तक पता नहीं चल पाया है क्या मोटिव था, कैसे था, कौन और तीसरा वहां पे था या नहीं पता, वो अब सीबीआई ने टेक ओवर किया है। फिर कुछ ही दिन पहले एनसीपी के अजीत पवार जी के ग्रुप के एक आदमी को बाइकला ईस्ट में स्टैब किया था और अब हमें ये दिख रहा है। तो स्पष्ट है कि यहाँ पे पूरा एक माहौल बना है लॉलेसनेस का। पहला पॉलिटिकल हत्या हुई है इस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट किलिंग की, तो चरमरा गया है। इन्वेस्टिगेशन फ्री एंड फेयर होनी चाहिए। इन्वेस्टिगेशन में कौन जिम्मेदार है कि किसी ने लॉरेंस बिश्नोई ने आकर कह दिया कि वो जिम्मेदार है, डज नॉट बिकम कि फेस वैल्यू पे हम उनकी बात ले लें। इन्वेस्टिगेशन, मैंने तो पहले दिन ही कहा था कि ये इन्वेस्टिगेशन सरकार से तो हो नहीं सकती है और सरकार पे से सबका भरोसा उठ चुका है। या तो सीबीआई को हैंड ओवर किया जाए या कोई जुडिशियल प्रोब हो जिससे पता चले सही सत्य और तथ्य क्या है और जनता के सामने है। मुंबई में फिर एक बार गैंग वॉर अंडरवर्ल्ड की ताकत बढ़ सकती है जब से सरकार आई है, क्योंकि ये सरकार के पीछे भी अंडरवर्ल्ड की ताकत है और अंडरवर्ल्ड गुजरात से चल रहा है। आज आपने देखा होगा 5,000 करोड़ का ड्रग्स गुजरात में जब्त हुआ है। 5,000 करोड़ का ड्रग्स आज गुजरात में जब्त हुआ है। कौन से पोर्ट पर चेक कर लीजिए। 5,000 करोड़ का ड्रग्स अगर जब्त करने का नाटक हुआ है तो इसका मतलब
50,000 करोड़ का ड्रग्स जो है वो पहले से छूटकर पूरे देश में उसका फैलाव हो गया है। अब ये पैसा किसके पास जाता है, कौन से पार्टी के पास जाता है और उस पैसे से कौन चुनाव लड़ रहा है, ये जनता को बताने की जरूरत नहीं है, थोड़ी भी जरूरत नहीं है। एक गैंगस्टर गुजरात के साबरमती जेल में है, गुजरात एटीएस के कब्जे में है, और वो व्यक्ति मुंबई में जो हत्या हो गई एक महत्वपूर्ण नेता की, बाबा सिद्दीकी जी की, उसकी हत्या की जिम्मेदारी लेता है बार बार। बाबा सिद्दीकी कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है, जनता के नेता थे। उनके जो अंत्य संस्कार, उनकी अंत्येष्टि हो गई वो पूरी शासकीय इत्माम से हो गई। हाँ, उसके शरीर पर तिरंगा लपेटा गया। उसका मतलब सरकार के लिए ये महत्वपूर्ण व्यक्ति थी। ऐसे व्यक्ति का हत्या हो गई पुलिस सुरक्षा में, उसके लिए जिम्मेदार कौन है और जिम्मेदारी कौन लेता है? तो गुजरात के एटीएस के कब्जे में जो एक गुनहगार है वो लेता है। ये तो इतनी गंभीर बात है कि राज्य के गृह मंत्री नहीं तो देश के गृह मंत्री जो गुजरात से है उनके लिए भी चैलेंज है ये। अजीत पवार ने अमित शाह का इस्तीफा मांगना चाहिए, इसलिए कि ये जो बाबा सिद्दीकी है उनके पार्टी के नेता थे। हिम्मत है अजीत पवार जी में। देवेंद्र फडणवीस को तो छोड़ दीजिए, वो कुछ काम के नहीं रहे अभी। लेकिन गुजरात के जेल में बैठे एक व्यक्ति जो एटीएस के कब्जे में है, वो हमारे महाराष्ट्र के एक नेता की हत्या करवाता है, जिम्मेदारी लेता है, और हमारी सरकार यहाँ भजन करके बैठी है। हाँ, वोट मांगती है, सिर्फ पैसा खाती है। मुख्यमंत्री ने कहा विश्व बैंक को खत्म कर देंगे, कुछ नहीं होने देंगे। मुख्यमंत्री ने कहा था ना ये। हाँ, तुम्हारे जो मुख्यमंत्री है, बैनर भी लगे थे अक्षय शिंदे के बाद। ये तो सिंघम है ना, ये डुप्लीकेट सिंघम लोग। अक्षय शिंदे को गोली मारने के बाद अपने आप को सिंघम घोषित कर दिया। अब सिंघमगिरी अभी दिखाइए ना। वो लड़के को गोली मारा ना, उसके हाथ में हथकड़ी थी, चेहरे पे बुरखा था और गोली मार दी। ये उनकी मर्दानगी है। अगर मर्दानगी दिखानी है तो आप बाबा सिद्दीकी के ऊपर जिसने गोली चलाई, उनके जो सूत्रधार है उनके ऊपर इनकाउंटर कर दीजिए। अगर आपकी हिम्मत है, आप सचमुच मर्द है। देखिए, कोई साधारण घटना नहीं है। अगर पहले से धमकी न दी गई होती, पहले धमकी देके मार दिया गया है, यहाँ असली सवाल उठता है कि क्या सरकार सक्षम है, क्या होम मिनिस्टर सक्षम हैं, इस लायक हैं, क्या उनको पद पे रहना चाहिए? ये बात अहम होती है। और दूसरी बात है कि गैंगस्टर्स जेल से ऑपरेट कर रहे हैं। देश के गृह मंत्री और महाराष्ट्र के गृह मंत्री क्या कर रहे हैं? यही नहीं, हत्याएं देश में नहीं विदेश में कर रहे हैं। इतना बड़ा इनका नेटवर्क हो गया और जेल से, तो हमारी इंटेलिजेंस, आईबी, होम मिनिस्ट्री सब क्या डिफंक्ट हो चुके हैं? दूसरी तरफ महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे ने कहा है कि उनकी सरकार ने अपने फैसले इलेक्शन को ध्यान में रखकर नहीं लिए हैं। उन्होंने कांग्रेस पर हमलावर होते हुए कहा है कि कांग्रेस ने कर्नाटक और हिमाचल प्रदेश में लोगों से झूठे वादे किए। हमारे महायुति सरकार ने जो निर्णय लिए हैं वो चुनाव भी जुमले नहीं है, चुनाव को सामने रख के लिए हुए निर्णय नहीं है। ये आज टोल मुक्त करने का निर्णय जो लिया है वो चुनाव तक नहीं, वो परमानेंट है। और मैंने अभी आंकड़ा लिया, 10 करोड़ 80 लाख लोग ये लाइट कार वाले ये 5 एंट्री पॉइंट में यात्रा करते हैं। 10 करोड़ 80 लाख लोग। और इसलिए ये चुनावी जुमले कहने वाले, उनको इसका एक्सपीरियंस है। चुनाव में वो लोग वादे करते हैं, बाद में मुकर जाते हैं, बाद में कहते प्रिंटिंग मिस्टेक। इनके कांग्रेस ने कर्नाटक में चुनावी जुमले बनाए, लोगों को झूठे आश्वासन किए और बाद में कहा कि हमारे पास पैसे नहीं है। हिमाचल में योजना स्कीम शुरू की, चुनाव के बाद
उन्होंने बंद कर दी। ये उनका काम है, ये वो करते रहते हैं कि चुनाव में लोगों को फंसाना, फेक नैरेटिव फैलाना, जीतने के बाद कहना प्रिंटिंग मिस्टेक, हमने कहा है, हमने कहा कभी कहा। ये हम देने वाले हैं और वो लेने वाले हैं। हम वो है घर में आओ देके जाओ, हम कहते हैं घर में आओ लेके जाओ। हमारी सरकार देने वाली है, ये देना बैंक है, वो लेना बैंक है, इसलिए वैसे ही बोलेंगे क्योंकि उन्होंने कभी किसको दिया नहीं, देने की आदत नहीं है। हमने दोनों हाथों से दिया है, जो दिया है दिल खोल के दिया है। और इसलिए आज जो टोल नाके पर भीड़ होती थी वो भीड़ नहीं होगी, समय की बचत होगी, फ्यूल की बचत होगी, पोल्यूशन कम होगा, लोगों का समय बचेगा, लोगों के जीवन में आनंद आएगा। उनका कॉन्फिडेंस खो चुके हैं। अब उनकी लड़ाई जो है, स्पर्धा मुख्यमंत्री पद के लिए नहीं है, उनकी लड़ाई विपक्ष के नेता के लिए है। क्योंकि उद्धव जी उबाठा ये दिल्ली के गली गली में जाकर थक गए कि मुझे बनाओ, मुझे बनाओ, मुझे बनाओ। क्या हालत है। बाला साहब ठाकरे जी आज होते तो बहुत उनको दुख होता, तकलीफ होती। तो जब बाला साहब ठाकरे जी के यहाँ सब दुनिया भर के लोग आते थे, बड़े बड़े नेता, अब इनको गली गली जाना पड़ता है। और इसलिए जो चेहरा उनके मित्रों को नहीं चलता है वो महाराष्ट्र को कैसे चलेगा। और इसलिए विपक्ष के नेता के लिए मैं उनको शुभकामनाएं देता हूँ। महाराष्ट्र में कांग्रेस के रियासती सदर नाना पटोले ने दिल्ली में कांग्रेस की मीटिंग के बाद मीडिया से बात की। उन्होंने कहा कि मीटिंग में आने वाले असेंबली इंतखाबात की पूरी हिकमत अमली तैयार हुई है। महाविकास आघाड़ी इत्तेहाद को हम सामने लेकर जाएंगे। बीजेपी सियासत में जो भी गंदी पॉलिसी अपनाती है उसे तोड़कर महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी की सरकार बनाएंगे। सीट शेयरिंग का कोई इशू नहीं है, हम 288 सीटों पर लड़ेंगे। आने वाले विधानसभा के चुनाव की पूरी रणनीति की तैयारी हुई है। अलायंस हमारा महाविकास आघाड़ी का वो ही हम सामने लेके जाएंगे। और महाराष्ट्र में हम लोग कोई भी हालत में कितनी भी गंदी नीति जो बीजेपी बार बार राजनीति में करती है, उस रणनीति को हम तोड़कर महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी की सरकार बनाएंगे। सीट शेयरिंग का इशू कोई सीट शेयरिंग का इशू कोई नहीं है। और महाविकास आघाड़ी करके 288 सीटें हम लोग लड़ेंगे। झारखंड में कई मकामात पर ईडी की छापेमारी को रियासत के वजीर सेहत बन्ना गुप्ता ने सियासत पर मबनी करार दिया है। उन्होंने कहा कि झारखंड के आइंदा असेंबली इंतखाबात के पेश नज़र ही इस तरह की चीजें हो रही हैं, लेकिन इससे बीजेपी को कोई नफा नहीं होगा। जितना जुल्म होगा हम उतना मजबूत बनेंगे। नहीं, देखिए सारी चीजें जो है वो कहीं न कहीं राजनीति से प्रेरित है। आगामी विधानसभा चुनाव को दृष्टिगत करते हुए इस तरह की चीजें हो रही हैं, और मैं समझता हूँ कि सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का कोई नफा होने वाला नहीं है। जुल्म तो जुल्म है, बढ़ता है तो मिट जाता है, खून तो खून है, टपकता है जम जाता है। जितना जुल्म होगा उतना हम मजबूत होंगे, और जितना जुल्म अत्याचार हमारे ऊपर होगा उतना झारखंड के लोग देख रहे हैं। आने वाले चुनाव में झारखंड की जनता मालिक है, उनको तय करना है कि कौन सही है कौन गलत है। इसी तरीके से मुख्यमंत्री जी को भी जेल भेजा गया था अकारण। बाद में माननीय उच्च न्यायालय ने जिन जमानत में जिन बातों को लिखित किया था ये सर्वविदित है। तो जो हो रहा है कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ना झुके हैं ना झुकेंगे। डट के लड़े थे, डट के लड़ेंगे। मंत्री जी तक है कि जो प्रधानमंत्री जी योजना दे रहे हैं उसका आप लोग बात करें। अब देखिए, अब सदाचारी बनने के लिए तो भारतीय जनता पार्टी में जाना होगा, क्योंकि सदाचारी बनने का तो सर्टिफिकेट वहीं पर है। अजीत पवार जी कितना 1000 करोड़ रुपया खा खो के बैठ गए, कोई पूछने वाला नहीं। छगन भुजबल खा के बैठ गए, कोई पूछने वाला नहीं। हेमंत बिस्व शर्मा जो है वो अपने कितना कीमतें रखी है, उनको कोई पूछने वाला नहीं है।
तो बीजेपी में जाना होगा सदाचारी बनने के लिए। नोएडा के सेक्टर 27 में मारूफ सहाफ़ी आलिम नकवी की ताज़ियत में एक जलसा हुआ जिसमें उनकी खिदमात को याद किया गया। ताज़ियती जलसे की सदारत प्रोफेसर मोइनुद्दीन जीना बड़े ने की। इस मौके पर मारूफ सहाफ़ी लईक रिजवी ने मकाला पेश किया जिसमें आलिम नकवी की शख्सियत और सहाफ़ती खूबियों का तस्करा किया गया। जलसे में माहनामा दीन दुनिया के एडिटर आसिफ फहमी, जाकिर हुसैन, कॉलेज से वाबस्ता डॉक्टर महमूद आलम, नईमुद्दीन, मंसूर आलम कासमी समेत मुख्तलिफ शोबों से वाबस्ता शख्सियात मौजूद थीं जिन्होंने मरहूम आलिम नकवी को खिराज अक़ीदत पेश किया। ताज़ियती नशस्त की निज़ामत माहनामा उर्दू बुक रिव्यू के एडिटर आरिफ इकबाल ने की। वाज़ेह है कि मशहूर मारूफ सहाफ़ी आलिम नकवी का हाल ही में इंतकाल हो गया। उनके मज़ामीन और कालमों के कई मजमूए शाया हो चुके हैं। का अहबाब ने यहाँ जिक्र किया, वो मबनी पर हक़ाइक़ है और ऐसी शख्सियत हर ज़माने में बहुत कम मिलती है। जज्बाती रिश्ता मेरा रहा है उनके साथ। आलिम नकवी साहब की एक खूबी ऐसी है जो आदमी की तमाम खूबियों का इहाता है और वो ये है कि उनकी अक़ावत और फ़ेल में सनवियत नहीं थी। जो दिल में है वो ज़ुबान पर हुआ करती थी। और उनके यहाँ अगर ज़हन की बात करें तो हमारे यहाँ एक तरकीब है, अक़्ल सलीम। ज़हन बहुत है, ज़हीन लोग बहुत हैं, आलिम बहुत हैं, अक़्ल सलीम ढूंढे से नहीं मिलती। हिज़्बुल्लाह ने इजरायली फौजी चीफ को मार गिराने का दावा किया है। गैर मुसद्दक़ा ज़राए के मुताबिक हिज़्बुल्लाह ने ड्रोन से इजराइल पर हमला किया था जिसमें इजराइल का आर्मी चीफ मारा गया है। हिज़्बुल्लाह की तरफ से इस कामयाबी का दावा करते हुए गजा के लोगों को मुबारकबाद के ट्वीट भी सोशल मीडिया पर पोस्ट किए गए हैं, लेकिन इजराइल की तरफ से इन खबरों पर अभी कोई रद्द-ए-अमल सामने नहीं आया है। गजा के अल-अक़सा अस्पताल के बाहर बने बेघर और जख्मी फ़लस्तीनियों के खैमों पर इजरायली फ़ौज ने हमला किया है। इस हमले में 3 फ़लस्तीनी हलाक और 30 से ज़्यादा लोग जख्मी हो गए हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका की खबर के मुताबिक इजराइल ने इस हमले को हमास के कमांड सेंटर पर किया गया हमला बताया है। दिल्ली में 1 जनवरी तक पटाखों पर लगी मुकम्मल पाबंदी। दिल्ली सरकार आलूदगी के खिलाफ सख्त। उत्तर प्रदेश के बहराइच में मूर्ति विसर्जन के दौरान तशद्दुद, 30 से ज्यादा लोग हिरासत में। बहराइच के मामले पर एसपी सदर अखिलेश यादव का बयान, यूपी सरकार को करार दिया नाकाम। बाबा सिद्दीकी मर्डर केस का तीसरा मुलजिम परवीन सोनकर भी गिरफ्त में, 21 अक्टूबर तक भेजा रिमांड पर। वक्फ तरमीमी बिल की जेपीसी मीटिंग का अपोजिशन के अरकान ने किया बायकाट, कहा लोकसभा के स्पीकर से करें बीजेपी के रुकने की शिकायत। और हिज़्बुल्लाह ने किया इजरायली आर्मी चीफ को मारने का दावा। गजा के अस्पताल से बाहर इजरायली हमले में 3 फ़लस्तीनी शहीद, 50 जख्मी। तो नाज़रीन, आज के खबरनामे में बस इतना ही। दीजिए इजाज़त, लेकिन आप देखते रहिए 24 घंटे का उर्दू न्यूज़ चैनल आलमी सहारा। सारा प्रणाम।